तो बुक ऑफ एस्पर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ ज़ूफेन ने अपना काम पूरा कर दिया और वहाँ ज़ूफेन अब वहाँ पर से जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ज़ूफेन कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जबकि एम्परर से कहता है कि जरा रुको तो सही, क्या तुम वाकई में बस यहाँ पर से इसी तरह से जाना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बीस्ट टेमिंग सेक्टर को तबाह करने के बाद वेस्टर्न लैंड में से आगे गुजर कर जाना? तुम जहाँ पर भी जाना चाहते हो। तो वहाँ ज़ूफेन कहता है कि वेस्टर्न लैंड में रुकने कौन वाला है, और वैसे मैं तो पहले मर चुका हूँ, एक मरे हुए इंसान को कौन जहाँ पर रोकने वाला है। बहुत ही जल्दी मैं जहाँ पर वेस्टर्न लैंड से निकलकर चला जाऊंगा, बस अपने प्यारों को मिलकर जहाँ से चला जाऊंगा। तो लियानियर उसे कहती है कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो? तुमने कहा कि तुम वेस्टर्न लैंड्स को भी छोड़कर जाने वाले हो। तो ज़ूफेन कहता है कि जहाँ पर मेरा दिल चाहेगा वहां पर चला जाऊंगा, और साथ ही माँ ज़ूफेन वहां पर से चल पड़ता है। जबकि माँ सिक्स प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ूफेन, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, क्या आप मेरा नाम नहीं जानना चाहेंगे? मेरा नाम ज़ुएर है। जैसे वो इतना नाम कहता है तो माँ ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम्हारा नाम काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे लगता है कि ये मेरी फैमिली नाम के जैसा है, क्योंकि मेरा नाम ज़ूफेन और तुम्हारा नाम ज़ुएर है तो मुझे ये याद रहेगा। जबकि इसी के साथ ही माँ जो सिक्स प्रिंस होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि ये मेरा पूरा नाम नहीं है, मेरा पूरा नाम हुलार शालिटियास टाइसी ज़ुयार है। तो क्या आपको ये नाम याद रहेगा? तो माँ ज़ूफेन कहता है अपनी बकवास बंद करो, इतना बड़ा नाम किसको याद रहता है, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और माँ ज़ूफेन वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद एम्परर जो होता है इसी के साथ टोबा टाइशन से कहते हैं कि आज अभी इसी वक्त से मैं तुम्हें दोबारा से रीइंस्टेट करता हूँ, तुम्हारी पोजीशन तुम्हें दोबारा दी जाती है, आज के बाद से तुम ग्रैंड कमांडर हो। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने बीस्ट टेमिंग सेक्टर के बचे कुछ कीड़े मकोड़े हैं, उनके रिलेटेड भी जितने लोग हैं, चाहे उनकी फैमिली या फिर दूर दराज की उनकी फैमिली या फिर उनकी औरतें जो कि यहाँ पर आकर बच्चे पैदा कर चुकी हैं, हमारे क्वाड्रॉन के अंदर उन सभी लोगों को ढूंढो, एक एक करके उन सभी को ढूंढ कर मार डालो। मैं चाहता हूं कि उनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जहां तक मेरी सारी की सारी कंकुबाइन जो कि उनके साथ सो चुकी हैं, जितनी एम्प्रेस हैं, उन सभी लोगों को भी मार डालो। मैं किसी को भी जिंदा नहीं देखना चाहता, यहां तक कि वो प्रिंस भी जो कि उनसे पैदा हुए हैं, उन सभी को भी मार डालो। तो टोबा टाइशेंग उसे कहता है कि योर मैजेस्टी, क्या वाकई में ये सब कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि आपने जितने लोगों को मारने का कहा है, मुझे तो लगता है कि क्वाड्रॉन की आधी नेशन यहां पर मारी जाएगी। तो एम्परर से कहता है कि जैसा मैंने कहा है कि वैसा ही करो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर उनके काफी सारे लोग हैं जिस वक्त टियांजू के साथ बॉर्डर के ऊपर वार में हैं, यानी कि इस वक्त जंग में उन लोगों ने अपने काफी सोल्जर्स को भेजा हुआ है। अगर वो लोग भी जिंदा बचकर वापस आते हैं तो वो लोग भी आकर हमसे बदला ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आर्मी को रेडी करो और उन सभी लोगों को भी वहीं पर जाकर मार डालो, कोई एक भी नहीं बचना चाहिए। अब मैं जब फाइनली यहाँ पर सबसे आजाद हो चुका हूँ, बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एलीट्स मर चुके हैं, तो अब यहाँ पर हमेशा के लिए उन लोगों को खत्म करने का वक्त आ चुका है, हमेशा के लिए उन लोगों से छुटकारा पाने का वक्त आ चुका है। तो ये देखने के बाद टोबा टाइशेंग का बेटा जो था वो सोच रहा होता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इंसान कितने ज्यादा इंडिफरेंट हो सकते हैं। कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पर हमारे एम्परर जो थे, यानी क्वाड्रॉन के एम्परर जो थे, वो बीस्ट टेमिंग सेक्टर के सामने घुटने टेके हुए थे, उनके सामने भीगी बिल्ली बने हुए थे। जब ज़ूफेन यहाँ पर आया तो उन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए और उसके सामने भीख मांग रहे थे कि वो उसे नहीं मारे। और अब जबकि यहाँ पर उनके मसले हल हो चुके हैं तो वो यहाँ पर फिर से शेर बन गए हैं और एक शेर बनकर ऐसे ऑर्डर्स दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रूल हैं। इतने सारे लोगों को मरवाने के ऑर्डर्स दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, हम उसे किस नजरिए से देखना चाहते हैं। क्योंकि एक इंसान अपने आप को डिमोनिक कह सकता है, लेकिन चाहे वो कितना ही बड़ा डिमोनिक इंसान क्यों ना हो, लेकिन लोगों की राय उसके बारे में क्या है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर एक विलन भी है तब भी अगर लोग उसे हीरो मानते हैं तो फिर चाहे वो विलन वाले काम ही क्यों ना करे, लेकिन लोगों की राय उसके बारे में हीरो की रहने वाली है। तो मैं ज़ूफेन भी यही सारी बातें सोचते वहां पर से बड़ी तेजी के साथ आगे निकल जाता और कहता है कि मुझे लगता है कि 10 एम्परर्स एंड 10 सोवरियंस जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोग भी नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई हो जो कि उनके ऊपर राज कर सके, बस वही यहाँ पर सभी के ऊपर राज करते रहे। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद टियांजू एम्पायर के बाहर दिखाते हैं जहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों ने अपने कैंप्स लगा रखे होते हैं और वहां पर एल्डर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग पिछले 6 महीने से टियांजू के साथ यहाँ पर फाइट में है। पिछले 6 महीने से हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर के कहने के ऊपर इन लोगों से फाइट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। हमारे काफी सारे एक्सपर्ट्स मारे जा चुके हैं। जब से यहाँ पर इन लोगों ने टियांजू के लोगों ने अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट किया, तब से वो लोग अपने एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को फाइट में भेज देते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। शुरुआत में जब हमने फाइट को स्टार्ट किया था पिछली बार आज से 8 साल पहले जब हमने फाइट स्टार्ट की, तो उस वक्त यहाँ पर टियांजू के पास एक भी एथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट नहीं था। लेकिन अब देखो अब वो फाइट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लू क्लैन की तरफ से एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं उनको फाइट में भेजना पड़ता है और हमें इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी सेक्टर के लोगों को यहाँ पर हमें मदद भेजनी चाहिए। अगर एथेरियल स्टेज के और ज्यादा एक्सपर्ट्स यहाँ पर नहीं पहुंचते तो फिर हो सकता है कि हम लोग इस फाइट को हार जाएं। तो बस एक छोटी सी नेशन की वॉर थी ये, इसे यहाँ पर हम लोग वार भी नहीं कह सकते बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसे एक लड़ाई कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये लड़ाई इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है जिसकी वजह से हमारे काफी सारे रिसोर्सेज और हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। जबकि उनका मेन एल्डर उन लोगों से कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि ये एक बड़ी फाइट नहीं
है। ये एक बड़ी जंग की तरह है। क्या तुमने देखा नहीं टियानजू कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है? जिस तरह से टियानजू एम्पायर के लोग अपने पास एथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को भेजते हैं, मुझे तो लगता है कि तीनों गार्डियन सेक्टर से उनकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और मुझे लगता है कि जहां पर 9 सेक्टर्स की बजाय अब जहां पर 10वां सेक्टर भी बनने वाला है। टियानजू अपने आप को 10वां सेक्टर बना लेगा। अब किसी के साथ ही वहां पर एक बंदा अंदर आता है और कहता है कि सर इंपीरियल कैपिटल की तरफ से एक जेट स्लिप आई है, तो क्या आप यहाँ पर इस जेट स्लिप को देखना चाहेंगे? तो वो कहता है जल्दी से लाओ, जल्दी से लाओ, मुझे लगता है कि रीइंफोर्समेंट्स आने वाली है, मैं मैसेज देखना चाहता हूँ। क्या है एम्परर ने हमें क्या लिखा है, या फिर यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर ने हमारे नाम क्या लिखा है? तो इसी के साथ ही वो लीडर जो होता है वहां पर उस जेट स्लिप को अपने हाथ में पढ़ता है और उसे देखने के बाद जब उसे पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो उसके साथ ही उसे कहता है कि क्या हो गया, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो? क्या हमारे सेक्टर लीडर ने रीइंफोर्समेंट्स भेजने का फैसला कर लिया है? क्या वो यहाँ पर और 100-200 एथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को भेजने वाले हैं? तो इसी के साथ उनका लीडर उनसे कहता है कि नहीं नहीं, ये मैसेज जो है ये सेक्टर लीडर की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। इस मैसेज के अंदर सेक्टर लीडर के बारे में लिखा गया और ये इंपीरियल कैपिटल की तरफ से एम्परर ने भेजा है। क्वान रॉन्ग के एम्परर ने इसके अंदर लिखा है कि उनके ऊपर अटैक हुआ था। एक बहुत ही पावरफुल फोर्स ने इंपीरियल कैपिटल के अंदर आकर हल्ला बोल दिया। सबसे पहले उसने क्राउन प्रिंस को मार दिया, उसके बाद उसने इंपीरियल कैपिटल के अंदर आकर बहुत सारे गार्ड्स को मार दिया। फिर वो यहाँ पर सीक्रेट टनल के रास्ते से अंदर गया और जाकर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के जितने भी एल्डर्स है सभी लोगों को मार दिया। इस वक्त बीस्ट टेमिंग सेक्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास वापस जाने के लिए घर नहीं बचा। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है जो कि हमारे बीस्ट टेमिंग सेक्टर के अंदर घुसकर सेक्टर लीडर के वहां पर होते हुए बाकी के सभी एथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को भी मार डाले। आखिर ये काम कौन कर सकता है? तो उनका लीडर उनसे कहता है कि इसके अलावा कौन कर सकता है? ये सारे का सारा काम डीमन स्कीमिंग सेक्टर के कमीने लोग ही कर सकते हैं। क्या तुम लोगों ने इस बात को नोटिस नहीं किया? उन लोगों ने हमेशा यहाँ पर 1000 स्पिरिट स्टोन्स देने का फैसला किया था, लेकिन यहाँ पर ये वार काफी ज्यादा लंबी खींच चुकी है। हमारे बहुत सारे लोग मर चुके हैं और मुझे लगता है कि उन लोगों ने 1000 स्पिरिट स्टोन्स वापस छीनने के लिए सब कुछ किया होगा। बीस्ट टेमिंग सेक्टर में गए होंगे और वहां पर जाकर हमारे सभी के सभी लोगों को मार दिया होगा, वहां पर से अपने स्टोन्स भी चोरी कर लिए होंगे। हम लोग इसको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि चलो आओ जाकर 20 डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी लोगों को मार डालते हैं, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? तो उनका लीडर उनसे कहता है अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो फिर जाओ जाकर उनके ऊपर अटैक करो। तो लीडर उनसे कहता है कि बेवकूफों वाली बातें मत करो, हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और कोई भी रीइंफोर्समेंट्स नहीं आने वाली। मैं कहता हूं कि हमेशा यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर में चलना चाहिए और जाकर उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं और सभी लोग वहां पर से डीमन स्कीमिंग सेक्टर की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे जुनहाई को मैसेज मिलता है, उससे कहा जाता है कि मार्शल क्वान रॉन्ग की आर्मी जो है यहाँ पर से पीछे की तरफ चली गई है, यानी कि उन्होंने वापस का रुख ले लिया है। तो हमारा जुनहाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो पीछे क्यों हट गए हैं? तो एडवाइजर भी उसके पास ही होते हैं, तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले 6 महीने से तो वो लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। और अभी काली तो लोगों ने यहाँ पर फुल स्ट्राइक की थी। वो तो शुक्र है कि हमारे पास यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स के साथ बनी हुई एक स्पिरिट अरे फॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, वरना उन लोगों ने तो हमारे पर धावा बोल दिया था। फिर अचानक से वो पीछे क्यों हट गए हैं? तो जुनहाई उसे कहता है हो सकता है कि उनके यहाँ पर नुकसान काफी ज्यादा हो रहा हो और इस जंग में उनका काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, इसी वजह से वो पीछे हट गए हों। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ली से कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से अपने कुछ स्पाइस को भेजो क्वान रॉन्ग के अंदर, वहां पर से जल्दी रिपोर्ट लेकर हमारे पास आए और आकर बताएंगे क्वान रॉन्ग के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि ये लोग पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 736 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।